नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की खेल नीतियाँ। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान की खेल नीतियाँ हमारे आरएएस का जो सिलेबस है उसका जो फर्स्ट बिंदु है पॉलिसी यानी स्पोर्ट्स पॉलिसी, जिसमें कौन सी है नेशनल पॉलिसी और दूसरी हमारी स्टेट पॉलिसी यानी स्टेट राजस्थान पॉलिसी। नेशनल पॉलिसी की चर्चा हम इससे पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम राजस्थान की स्पोर्ट पॉलिसी की चर्चा करेंगे। इसमें हम स्पोर्ट पॉलिसी में राजस्थान की खेल नीति 2012, राजस्थान स्पोर्ट स्टेट पॉलिसी 2013, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट पॉलिसी 2019 और उसके बाद हम राजस्थान स्टेट स्पोर्ट ड्राफ्ट पॉलिसी यानी इसका भी ड्राफ्ट तैयार हुआ है, पॉलिसी बनके अभी तैयार नहीं हुई है, यानी उसे कैबिनेट के भी मंजूरी नहीं दी गई है। तो हम पहले में इन तीनों नीतियों की चर्चा करेंगे, देन उसके बाद 2024 के ड्राफ्ट की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। इसमें हम क्या जानेंगे, एक है सबसे पहले हम इसका विज़न कि इसका विज़न क्या था, देन उसके बाद हम उद्देश्यों को जानेंगे, उद्देश्यों के बाद हम इसकी आधारभूत स्तंभों की चर्चा करेंगे। राजस्थान राज्य खेल नीति 2012 है, 2013 है और 2019 है। इन तीनों के विजन और उद्देश्य और लगभग आधारभूत स्तंभ, जिनको हम आगे चर्चा करेंगे, पिलर्स कहते हैं, लगभग एक समान है। पिलर्स में थोड़ा बहुत अंतर है जिनको हम आगे चर्चा कर लेंगे। तो दृष्टिकोण को जानते हैं। दृष्टिकोण में हम क्या देखेंगे कि प्रदेश में खेल सुविधाओं का विकास करना है। किसका दोस्तों? खेल सुविधाओं का विकास करना है। खिलाड़ियों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना है। खेलों में राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। ये हमारा दृष्टिकोण है, यानी खेल सुविधाओं का विकास, खिलाड़ियों को पर्याप्त अवसर, खेलों में अग्रणी राज्य बनाना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना। अब हम इसके उद्देश्य की चर्चा करते हैं। जैसा कि विजन में बताया गया है, विजन में ही इसके उद्देश्य छिपे रहते हैं। तो हम उद्देश्य जानते हैं, जैसे प्रदेश में खेलों के प्रगति प्रति अनुकूल वातावरण बनाना, यानी हमें एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जो कि खेलों को प्रमोट करता हो। हर किसी में होता है आधारभूत संरचना का विकास करना, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगी तो खिलाड़ी खेलेंगे कहाँ। तो दूसरा उद्देश्य कौन सा हो गया हमारा? आधारभूत अवसंरचना का विकास करना। तीसरा है हमारा सभी को भागीदार बनाने हेतु प्रोत्साहित करना, यानी ये इंक्लूसिविटी है, समावेशी है, समावेशी बनाना है हमें खेलों को, जिससे सभी की भागीदारी बढ़ सके। आगे है दिव्यांग खिलाड़ियों को सुविधाएं तथा भागीदार बनाना, क्योंकि दिव्यांग खिलाड़ियों की अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसी के अनुसार उनके लिए हमें सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए और उन्हें भागीदार बनाना चाहिए। आगे है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु प्रोत्साहन। राष्ट्रीय स्तर पे हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, खिलाड़ियों को हमें क्या प्रोत्साहित करना चाहिए? अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि वो भागीदार कर सकें और राज्य का नाम रोशन कर सकें। आगे के उद्देश्य हैं जैसे साहसिक खेलों को बढ़ावा देना। इसमें कौन से आ जा सकते हैं? हमारे एडवेंचर गेम जो भी होते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग है, मरू एक्टिविटी है, माउंटेनिंग है, ये सारे किस में आएंगे? हमारे साहसिक खेलों में। तो दोस्तों ये तो रहे हमारे दृष्टिकोण हो गया, ये हमारा हो गए उद्देश्य। क्योंकि इन तीनों ही जो खेल नीतियाँ 2012, 2013 और 2019, इसके सेम दृष्टिकोण और उद्देश्य हैं। तो हम इन दोनों की चर्चा कर ली। अब हम आगे चर्चा करेंगे
इसके जो आधारभूत स्तंभ हैं, आधारभूत स्तंभों में हम यहाँ पर ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ दिया हुआ है आपका राजस्थान स्टेट स्पोर्ट पॉलिसी 2012, 2013 और 2019। यहाँ हमने क्या है कंपैरेटिव अध्ययन कर लिया है, जिससे आपको पता पड़ जाएगा कि किस खेल नीति में अंतर है और किस में समानता है। यहाँ पर पहला बिंदु है हमारा अवसंरचना यानी इंफ्रा, अवसंरचना का विकास करना है। 2013 में भी यही है, 2019 में भी यही है। दूसरा है हमारा प्रतिभाओं को प्रशिक्षण, यानी उन्हें हम प्रतिभाओं को जो भी है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। उसमें क्या है कि 2013 और 2019 में दोनों में सेम है। अब एक खिलाड़ियों को प्रोत्साहन यानी खिलाड़ियों को इंसेंटिव प्रदान करेंगे, 2013-2019 में सेम है। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है 2012 वाली पॉलिसी में। यह है यहाँ पर चौथा बिंदु है खेल संघों का विकास। किसका दोस्तों? खेल संघों का विकास करना है। और आगे है हमारा पांचवा बिंदु खेल प्रबंधन का विकास करना है। 2013 और 2019 में ये चौथा और पांचवा बिंदु अलग हैं। जैसे कि 2013-19 में खेलों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी खेलों में अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास करना है, यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी को प्रयोग करना है। 2019 में भी सही है, सेम है। पांचवा बिंदु है हमें विशेष खेल गतिविधियाँ। विशेष खेल गतिविधियों में हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, इनको हमें क्या करना है, खेलों में भागीदारी सुनिश्चित करनी है। और कुछ गतिविधियां जैसे जनजातीय खेल हैं, साहसिक खेल हैं, परंपरागत खेल हैं, इनको हम बढ़ावा देंगे। दोनों नीतियों का उद्देश्य इन दोनों का सेम है। अब इनकी हम विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। अगर इन्हें हमें याद रखना है तो एक सिंपल सी ट्रिक यूज कर सकते हैं आप। जैसे IIT या ITI में साइंस और टेक्नोलॉजी गतिविधियां संचालित हैं। वैसे भी ITI या IIT दोनों होती हैं, उनमें साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो यहाँ I से मतलब हो गया इंफ्रा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमारा पहला बिंदु है। T से मतलब हो गया हमारा ट्रेनिंग, जो कि हमारा दूसरा बिंदु है, प्रतिभाओं को प्रशिक्षण देना है। और अगला I है वो है इंसेंटिव, यानी हमें खिलाड़ियों को क्या देना है, प्रोत्साहन। साइंस और टेक्नोलॉजी यानी खेलों में साइंस और टेक्नोलॉजी गतिविधि को बढ़ावा। गतिविधियों में ये सभी आ जाती हैं जिसमें ये दे रखी हैं कि महिलाएं हैं, दिव्यांग है, जनजातीय और साहसिक और परंपरागत ये खेल हैं। और ये कौन है, वर्ग हैं। इनको हम समावेशी बनाना है। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप याद कर सकते हैं बेहतर तरीके से। अब हम इन पिलर्स की थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करते हैं। इसमें पहला बिंदु है आधारभूत अवसंरचना का विकास। आधारभूत अवसंरचना का विकास कैसे करेंगे? हमारे में एक झुंझुनू है। झुंझुनू क्या है, जिला है। यहाँ पर क्या है, राजस्थान खेल विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। इसका शीघ्र से शीघ्र निर्माण किया जाना चाहिए। दूसरा इसमें ले सकते हैं हम निजी सहभागिता को बढ़ावा। निजी सहभागिता कैसे बढ़ावा देंगे हम, PPP के आधार पे, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसे क्या कह सकते हैं दोस्तों, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अगला है हमारा CSR का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। CSR यानी कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, जिसमें बहुत सारी गतिविधियों को जो भिन्न भिन्न कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर वो क्या करती हैं, कुछ फंड करती हैं जिनका उपयोग हम शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल आदि में कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा पहला बिंदु, आधारभूत अवसंरचना का विकास। दूसरा बिंदु है हमारा प्रशिक्षण। प्रशिक्षण में हम देखते हैं नियमित प्रशिक्षण आता है। नियमित प्रशिक्षण में हम क्या करेंगे, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट काउंसिल यानी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा ब्लॉक और जिला स्तर पर ये क्या है, नियमित प्रशिक्षण चलाए जाते हैं। अन्य प्रशिक्षण शिविर में हम देख सकते हैं केंद्रीय आवासीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण, जिसमें क्या है 17 वर्ष तक के जो भी खिलाड़ी होते हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वो कहाँ प्रदान किया जाता है, आवासीय, यानी उनके लिए आवास बनाए जाते हैं, वो वहीं रहते हैं और वहीं प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। ये कौन सा है, केंद्रीय। दूसरा है हमारा केंद्रीय जनजातीय आवासीय ग्रीष्मकालीन शिविर। इसमें भी 17 वर्ष तक के लिए हम खिलाड़ियों को आवास और खेलों को बढ़ावा देने के लिए शिविर आयोजित कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है आपको, ये कौन सा है आपका, जनजातीय। इसमें सभी लोग होते हैं अप टू 70 ईयर, इसमें केवल जनजातीय लोग ही भाग लेते हैं। अगला है हमारा जिला स्तरीय। जिला स्तर पे जो भी प्रशिक्षण हैं, जो भी खिलाड़ी हैं, उनको प्रशिक्षण शिविर में भागीदारी सुनिश्चित कराते हैं। अगला है हमारा जो कि राजस्थान स्टेट स्पोर्ट काउंसिल द्वारा प्रतिभा खोज कार्यक्रम चलाया जाता है। प्रतिभा खोज प्रशिक्षण शिविर है जिसमें प्रतिभाओं को पहचान की जा सकती है, देन उसको तराश कर आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसमें ईयर है आपका 12 से 17 ईयर तक के जो भी भागीदार हैं इसमें भाग लेते हैं। इसी में प्रशिक्षण के अंतर्गत अगला है हमारा राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता कार्यक्रम। कौन सा दोस्तों, राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता कार्यक्रम है, केंद्र के द्वारा प्रवर्तित एक स्कीम है। इसमें क्या किया जाता है कि जो 5वीं और उससे आगे की कक्षाओं के लिए इसको प्रवर्तित किया जा सकता है, जिससे कि खिलाड़ियों में दक्षता को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अंतर्गत प्रशिक्षण में कुछ खेल अकादमी हैं। खेल अकादमियों के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, आपको ये याद करना होगा क्योंकि एक बार ये आरएस की मुख्य परीक्षा में आ चुका है, जिसमें कोई भी 5 खेल अकादमियों को लिखना था हमें वहाँ पर। तो हम यहाँ जान लेते हैं कि बालिकाओं की इन 5 में जो भी सारी खेल अकादमी है वो कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर में है, और बालक की अलग अलग हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एथलीट की बालिका की कहाँ पर है, जयपुर में है, और बालक की आपकी श्री गंगानगर में है। सेम बास्केटबॉल की बालिका की जयपुर में और बालक की आपकी जैसलमेर में है। वॉलीबॉल बालिका जयपुर और बालक आपकी कहाँ पर है, झुंझुनू में। तीरंदाजी आपकी बालिका जयपुर और बालक आपकी कहाँ पर है, उदयपुर और डूंगरपुर, ये दोनों जगह पर है। एक है हमारी जनजातीय खेल अकादमी जो कि बालिकाओं की जयपुर में है और बालक की कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर में। आप इसे मैप बनाकर भी याद कर सकते हैं, जैसे इस प्रकार से मैप बनाया आपने राजस्थान का। बालिकाओं की आपको पता ही है, जयपुर में सभी की सभी। बालक की कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो कि ये कौन सी हो गई, श्री गंगानगर है, यहाँ एथलीट की हो गई। दूसरी आपकी बास्केटबॉल, ये बास्केटबॉल की कहाँ पर हो गई, जैसलमेर में हो गई। अब आपकी वॉलीबॉल आपकी कहाँ पर हो गई, झुंझुनू में हो गई। अब आपकी तीरंदाजी, तो ये उदयपुर और डूंगरपुर दोनों में है, उदयपुर और डूंगरपुर दोनों में है तीरंदाजी। और जनजातीय खेल कहाँ पर हो गई, उदयपुर में, यानी उदयपुर में 2 हो गई, तीरंदाजी और जनजातीय खेल। तो इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। ये खेल अकादमी हो गई। अब खिलाड़ियों को प्रोत्साहन की बात करते हैं। खिलाड़ियों को हम प्रोत्साहन कैसे दे सकते हैं। प्रोत्साहन में जैसे सरकारी नौकरी में आरक्षण दे सकते हैं। उन्हें कितना आरक्षण दिया जाता है, 2%।
ये किन्हें दिया जाता है? जो भी पदक विजेता होते हैं या जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे और या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पदक जीता है, उन्हें सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाता है। एक है आपकी आउट ऑफ टर्म नौकरी, यानी उन्हें परीक्षा नहीं देनी होती है, सीधे क्या दिया जाता है, उन्हें नौकरी दी जा सकती है, जिसमें आपकी अवनी लकेरा, जो अवनी लेखरा है हमारी, पैरा एथलीट है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, उन्हें हमने किस में नौकरी दी है? ACF। जो फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं उन्हें उसमें इन्हें नौकरी दी गई है। वो कौन सी है? ये आउट ऑफ टर्न नौकरी है। ठीक है दोस्तों, ये आरक्षण होता है, यानी उन्हें परीक्षा देनी होगी और इतने पद उनके लिए रिजर्व रखे जाते हैं जिन पे वो प्रतिस्पर्धा करते हैं और उन्हें नौकरी मिलती है। रोडवेज बस किराया में इन्हें निःशुल्क यात्रा करने का मौका मिलता है, लेकिन वो कौन होने चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता होंगे वो रोडवेज बस में किराया नहीं देना होता है उन्हें। आगे है खिलाड़ी पेंशन। खिलाड़ी पेंशन उन्हें मिलती है, इनके लिए कुछ एलिजिबिलिटी हैं, जैसे उनकी आयु, जो भी खिलाड़ी है रह चुका है उसकी आयु 40 प्लस से अधिक हो गई हो, उसने ओलंपिक में भागीदारी की हो और वह पदक विजेता हो। एक अगली इसकी रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी है, वह है राजस्थान का वह निवासी होना चाहिए। अब और इंसेंटिव मिलता है उन्हें राजस्थान प्रोत्साहन, यानी राजस्व भूमि के रूप में उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है। इसमें क्या है कि 25 बीघा भूमि है इन्हें दी जाती है, तो इसमें कुछ निःशुल्क होती है और एक है रियायती आधार पर मिलती है। निःशुल्क किन्हें मिलती है? जिन्होंने OCA पदक विजेता हो। OCA यानी O फॉर ओलंपिक, C फॉर कॉमनवेल्थ, A फॉर एशियन गेम्स। इन तीनों में से अगर किसी ने पदक जीता है तो उन्हें ये 25 बीघा निःशुल्क भूमि मिलेगी। साथ ही साथ इसमें एक प्रोविज़न और है, अगर किसी ने एवरेस्ट फतेह किया है या एवरेस्ट की चोटी फतेह की है, उन्हें भी 25 बीघा ज़मीन मुफ्त में मिलेगी। यहाँ पर कौन है? ये भागीदार हैं, यानी हो सकता है उन्होंने पदक नहीं जीती हो लेकिन भागीदारी भी की हो, वो भी एक बड़ी बात है। उन्हें ये रियायती आधार पर ये ज़मीन मिलती है। अब हैं कुछ पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं इन्हें। पुरस्कारों में अब हम आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि पुरस्कारों को एक अलग से टॉपिक ही दे रखा है इसमें, जिसमें हम राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार, खेल पुरस्कारों की चर्चा करेंगे। तो पुरस्कार यहाँ पर एक संक्षिप्त चर्चा करते हैं। यहाँ पर पुरस्कार कौन से हो सकते हैं? राजस्थान खेल रत्न हो सकता है, महाराणा प्रताप पुरस्कार हो सकता है, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है, राइजिंग स्टार पुरस्कार है और एक्सीलेंसी अवार्ड है। ये हमारे सारे पुरस्कार हैं जिन्हें राजस्थान में प्रदान किया जाता है और जिन्हें मूलतः RSSC यानी राजस्थान स्टेट स्पोर्ट काउंसिल के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब कुछ नगद प्रोत्साहन भी इन्हें दिया जाता है। नगद प्रोत्साहन में जैसे OCA हम आगे जैसे चर्चा कर चुके हैं, ओलंपिक है, कॉमनवेल्थ है और एशियन गेम। अगर किसी खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता हो तो उसे, ओलंपिक में स्वर्ण जीता हो तो 3 करोड़, कॉमनवेल्थ में और एशियन गेम में जीता हो तो उन्हें 1-1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाते हैं। अगर किसी ने रजत पदक जीता हो ओलंपिक में तो 2 करोड़ और कॉमनवेल्थ और एशियन में जीते हैं तो उन्हें 60-60 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब है एक आगे आपका कांस्य पदक। कांस्य पदक अगर ओलंपिक में जीता है तो उन्हें 1 करोड़ और कॉमनवेल्थ और एशियन में जीता है उन्हें 33 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो ये है हमारा नगद प्रोत्साहन। अब हम आगे चलते हैं। चौथा बिंदु है हमारा आधार स्तंभ, वो खेलों में विज्ञान और तकनीकी। खेलों में विज्ञान और तकनीकी के अंतर्गत हम देखते हैं, सबसे पहले हमने खेल विज्ञान केंद्र की स्थापना की है। वो कहाँ पर की है दोस्तों? SMS स्टेडियम जयपुर में। आगे हमने बहुत सारे खेल पुस्तकालय बनाए हैं जिससे कि खेलों के बारे में जानकारी को विस्तृत किया जा सके। ये कहाँ पर है? राज्य स्तरीय है और जिला स्तर पर। कहाँ पर है दोस्तों? राज्य स्तर और जिला स्तर दोनों पर ही खेल पुस्तकालय बनाए गए हैं। योग केंद्र बनाए गए हैं कुछ,
तो ये कहाँ पर बनाए गए हैं? जिला स्तर पर। जितने भी हमारे 41 जिले हैं सभी जिला स्तर पर हम योग केंद्र बनाएंगे। आगे सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी में हम क्या देखते हैं? न्यूज़लेटर निकालती है। न्यूज़लेटर कौन निकालेगी? RSS निकालेगी, स्वाभाविक। वेबसाइट निर्मित की गई है। सोशल मीडिया पे खेलों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है, यानी खेलों को वहाँ पर टेलीकास्ट किया जाता है। खेलों के लिए जो भी पोस्ट डाली जाती हैं, खिलाड़ियों को प्रमोट किया जाता है, ये सब किस पे किया जाता है? सोशल मीडिया पे, जिससे खेल लोकप्रिय बन सकें। आगे हमारा जो इसका की पिलर है वो है विशेष खेल गतिविधियाँ। विशेष खेल गतिविधियों हम क्या देखते हैं? राजस्थान मरु साहसिक संस्थान की स्थापना की जाएगी, यानी इसका भी प्रावधान अभी की नहीं गई है। ये मरु साहसिक यानी पश्चिमी राजस्थान में बनाया जाएगा, क्योंकि मरु रेतीला स्थान होता है और वहीं पर मरु साहसिक केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें हम कैमल सफारी और अन्य गतिविधियां सम्मिलित रहेंगी। एक है परंपरागत खेल, जिसमें कि यह सतोलिया है, रूमाल दुपट्टा है, गुल्ली डंडा है आदि परंपरागत खेलों को सपोर्ट किया जाएगा, यानी उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। आगे साहसिक गतिविधियाँ। साहसिक गतिविधियों में रिवर राफ्टिंग है, माउंटेनिंग है, कैंपिंग है, कैमल सफारी हैं, ये सब साहसिक गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं। इन्हें हम बढ़ावा दिया जाएगा। अब कुछ योजनाएं, जैसे पाइका नाम से ही स्पष्ट होता है, पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान। पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान ये केंद्र प्रवर्तित योजना है। पंचायत में युवा क्रीड़ा को बढ़ावा दिया जाता है। एक है अपनी पे एंड प्ले योजना, यानी आप खेलना चाहते हैं किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो आप क्या करेंगे? पे करेंगे और वहाँ पे खेल सकते हैं। जैसे कि मान लो अभी SMS स्टेडियम जयपुर में खेल रहे हैं आपको, तो क्या करेंगे आप? जितना भी अमाउंट होगा जो निर्धारित किया जाएगा, वो मंथली हो सकता है, आवर्ली हो सकता है, या डे के हिसाब से हो सकता है। आप वहाँ पर पे करेंगे एंड वहाँ पे खेल सकेंगे, उस सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी 2012, 2013, 2019 की राजस्थान की खेल नीतियाँ। अब हम आगे चर्चा करेंगे जब इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में, उसमें हम राजस्थान की खेल नीति जो कि अभी ड्राफ्ट है 2024 की चर्चा करेंगे। इसमें दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।